भारत में हमारे यहाँ जितने प्राइम मिनिस्टर हुए उसमें से जिन प्राइम मिनिस्टर की शादी नहीं हुई थी वो बहुत फेमस हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की शादी नहीं हुई थी, काफी फेमस हो गई। नरेंद्र मोदी की शादी शायद हुई है सर, लेकिन वो बचपन से मैं छोड़ दिया था सर, उन्होंने छोड़ दिया, कोई रीजन रहा होगा। अटल बिहारी की शादी हुई नहीं कि किए नहीं हुई नहीं। खट्टर साहब है ऐसे इनके साथ, ममता बनर्जी है इनके साथ, योगी है इनके साथ, और कौन है ढूंढना है आपको, कुंवारों को ढूंढना है, ऐसे कुंवारे जो फेमस हुए। हमारी नजर में एक साहब थे, वो अपना पढ़ाया करते थे बच्चों को, अच्छे थे, कमाते भी थे। एक मैडम थी, वो भी शायद इस समय कुंवारी ही हैं। जयललिता भी थी जो शायद हाँ। शादी हो रखी थी। जयललिता नहीं पानी ने शादी नहीं की थी, बच्चे तो होते बच्चे। मायावती, मुलायम की शादी हुई है। और कौन है, लालू भी थोड़ी रखे थे। लालू तो रिकॉर्ड बना थी। कांग्रेस उधर क्या कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण का प्रोग्राम लेके आई थी, और इधर लालू 9 बच्चे पैदा किए। वो विरोध था, एक विरोध करने का तरीका कभी सीखना हो तो लालू से सीखना है। लालू बिहार में ऐसे थोड़े फेमस है, हमें देखना है। लेकिन अटल बिहारी का किस्सा बड़ा रोचक है। अटल बिहारी के बारे में आप जानते होंगे, अटल बिहारी को प्यार हो गया था एक राजकुमारी से, कौर थी, लेकिन उनका पूरा नाम बताना अच्छा है नहीं, तो वो कौर नाम से आप जानिए, उनसे हुआ था 15। हाँ। लेकिन उसमें था क्या, अटल जी थे अपनी बेबाक तरीके से, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, महिलाओं का कभी सम्मान नहीं खोना चाहिए। आप जो भी बात कहें जिस भी तरीके से, अगर वुमेन्स का रिस्पेक्ट अगर आपकी बातों से घट रहा है तो फिर वो फिर बेकार है, नहीं होना चाहिए। तो अटल जी ने पूरा सम्मान करते हुए पत्र लिखा, उस पत्र को एक बुक में रख दिया, और वो बुक उन्होंने पढ़ा, देखा तो पत्र था, पता लग गया अटल जी का है। उन्होंने भी लेटर को लिखा, कौन थे, उन्होंने जिस बुक में रखा लेटर को, वो बुक अटल को मिल नहीं पाया, और देर हो गई। तो अटल ने सोचा कि शायद ना हो गया होगा उधर, ये सोचा होगा। फिर चीजें वो क्या सोची, ये क्या सोची, फिर वहीं से बातें ये सोच लिए कि शायद मुश्किल है। फिर अपने साहब के भी जीवन में यही हुआ होगा, जो इस समय गद्दी पर है भारत की ठीक है ना, रतन टाटा के साथ भी सेम ही था। हाँ सेम ही था। इसका मतलब ये कैसे लोग थे, ये सब बहुत डेडिकेटेड लोग थे, रिस्पेक्ट और प्लस सैक्रिफाइस करने वाले लोग। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग भूल जाते हैं। अगर अटल जी के साथ अटल जी की शादी हुई होती तो शायद कुछ नजारा और होता। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि जिससे शादी होनी थी, एक कम टाइम में कुछ फोर्स या दबाव पड़ा, गरीबी रही होगी। गरीबी में रिश्तेदारों का बहुत दबाव होता है, चाहे लड़कियों के साथ हो या लड़कों के साथ। ध्यान रखिएगा, स्थिति कमजोर है, दबाव इस हद तक का होता है, चू नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, या तो बहुत मेच्योर हो जाए स्तर पे। तो इनके साथ यही रहा होगा, लड़के कोई शादी करने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ रहा है और ये बोल रहा है उम्र छोटी है, जाके पढ़ाई तो अपने साथ भी करा सकते थे। तो ये था, और इसके बाद फिर यहाँ अब ये मेरे को लग रहा है इस संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, लेकिन होशियार शायद शुरू से थे, दिमाग तेज रहा। ये दुविधा में पड़ गए, इधर मैं अगर तलाक देता हूं तो रुक्मणी के साथ अन्याय होगा, और इधर मैं इनके साथ जाता हूं तो फिर भी अन्याय होगा, क्योंकि इधर हमारा इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा नहीं। एक को छोड़कर दूसरे के साथ जाना ये भी अच्छा नहीं, और किसी को छोड़ना ये भी अच्छा नहीं। तो इन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करें कि आगे ही बढ़े दोनों। अच्छा, एक पत्नी भी ऐसी थी कि ये कम से कम दूसरी शादी कर ली होती तो भाई साहब को मौका मिल जाता। ये भी ऐसे कि नहीं देखेंगे, तो दोनों सेक्रीफाइस, तो इनका भी जीवन गया था।
दुनिया में चलता रहता है। होली का जो त्योहार है, जो आप कह रहे थे कि पहले लोग खेलते थे होली, सब भाभी हुआ, देवर हुए, साले साली, जो भी जिनका जो भी रिश्ता है, और वर्तमान में ऐसा नहीं है। उसके कई रीजन हैं। रीजन ये है कि जब पहले का जमाना जो था, वहां पे लोगों की सोच बहुत विस्तृत नहीं हुआ करती थी। ध्यान रखना, इंटरेक्शन जो होता है, इंटरेक्शन के दो चीजें होता है। जब आपका दिमाग बहुत कम रहता है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा कि समाज के लोग, घर में जो माँ बाप होते हैं या जो रिश्तेदार होते हैं या जो एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, उसको मोटिव होता है। जब आप कम पढ़े लिखे होते हैं तो किसी से मिलते हैं, आप मजाक किए, जो भी बात किए, यहां तक सीन, काम खत्म। ऐसा है कि नहीं? लेकिन जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो फिर उसमें आप अपने विचारों के साथ दूसरे के विचारों की तलाश करने लगते हैं कि नहीं, जैसी सोच हमारी है, सोच मिल रहा है, और इधर इनकी भी, ये भी सोच रही, हाँ ऐसा है, तो यहां पे चीजें आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है काफी हद तक। ये ध्यान रखिएगा क्या। और ये कौन है? ये अपने हिसाब से इधर भी और ये अपने हिसाब से इधर भी, दोनों को चलाना चाहते हैं, चल नहीं पाएगा। इसलिए भी प्रेजेंट में ये हो रहा है। और दूसरी चीज जो फिल्मों के माध्यम से, उसके माध्यम से चीजें दिखाई जाती, वो 1-8%। देखो, इतना बड़ा देश है और 2-4 गलत हो रहे हैं, तो गलत तो होगा ही 2-4। जो खराब चीजें हैं, गलत चीजें हैं, बहुत जल्दी दिखाई देंगी। आप में 10 अच्छाइयां हैं लेकिन एक बुराई है, तो वो बुराई अगर सामने आ गई तो सबसे ज्यादा वही दिखाई देगी। लेकिन व्यक्ति की तुलना अच्छाइयों और इस जो बुराई है, दोनों को साथ में रख के करना चाहिए, वही आगे बढ़ता है। किसी इंसान के अंदर अगर पूरी अच्छाई आ जाए तो फिर वो इंसान कैसे रह जाएगा? फिर तो भगवान ही हो जाएगा, और भगवान तो कोई है नहीं। ऐसे ही यूपी में एक दरोगा साहब थे, लॉकडाउन में किसी लड़की से प्यार हो गया। अब प्यार हुआ कि क्या हुआ नहीं पता, लड़की को मैसेज भेजने लगे। सोचिए, दरोगा है, मैसेज भेज रहे हैं लड़की, शायद कानून सही से पढ़े नहीं, आप किसी को मैसेज नहीं भेज सकते, और पर्सनल मोबाइल से आप कॉल नहीं कर सकते, ये नियम है। और ये नियम दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद कोई केस हुआ था, वहां पे आया था, तो वहां पे फिर इम्प्लीमेंट हो गया था। लड़की ने शिकायत की, शुरू में सुना नहीं गया। दरोगा साहब ने कहा कि नहीं, लड़की से शादी मैं ही करूंगा। लड़की ने मना किया अपना। 9 केस लगा दिए, भाई के ऊपर, बाप के ऊपर, बहन के ऊपर, माँ के ऊपर, केस पे केस लगा दिए। जो मतलब विलन वाला, जैसे फिल्म में विलन नहीं होता। अब इनको ये नहीं पता है भाई, वो फिल्म है और ये लोकतंत्र है। जांच हुई है, अरेस्ट हो गए वैसे। ये तो ये ऐसे लोग हैं। इसीलिए जिंदगी में आप ये जानिएगा, कबीर दास जी ने एक दोहा बहुत अच्छा कहा है कि प्यार में सुख ना है, प्यार कभी आपको प्रसन्नता दे ही नहीं सकता है। लव डिमांड सेक्रीफाइस। किसी का, जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो इसका मतलब ये नहीं है माँ को खुशी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अपने बच्चे के लिए उसे त्याग करना है। भारत में बोला। आइए हम सब देखते हैं, तो अटल के बारे में आपको ध्यान रखना है। अटल जी विपक्ष के अभी तक के नेताओं में सबसे अच्छे नेता थे। कहां तक हुआ सर? वो 1835 का चार्टर एक्ट। अच्छा, एक चीज और आप जानिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब थे, जब यहाँ पे आए, तो उस समय लगभग उनकी उम्र 45 साल हो चुकी थी, 45 ईयर।
और लगभग 24 साल की उम्र में वहां पे गए थे। तो 20 वर्ष का कार्यकाल वहां पे बिताए थे, ठीक है ना। और इस 1915 में आते हैं, ध्यान रखिएगा 1915 में, और 1909 के करीब मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये मुस्लिम लीग का गठन 1857 जब विद्रोह होता है उसके बाद ये काम शुरू करते हैं, क्योंकि अब उन्होंने जान लिया कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमें इससे ये भी सीखना है कि राज करने के लिए किसी को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ना है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टियां जो काम करती हैं, कभी कभी आप ये देखिएगा, वोटों के लिए तोड़ने के लिए काम करती हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जो भी हो, तोड़ने के लिए काम करते हैं। ये अंग्रेजों ने यहाँ पे पहले शुरू कर दिया था। अब यहाँ पे पृथक निर्वाचन की व्यवस्था रख दी गई थी, और इसके बाद गांधी आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। गांधी किसके बाद आ रहे हैं? इसके बाद 1909 के बाद 1915 में आ रहे हैं। अब 1915 में जब गांधी आए तो गांधी को कोई उस समय जानता नहीं था, लेकिन गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हाँ, नाम मेरे को भी गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के बारे में प्रचार कर चुके थे, वहां पे थे, यहाँ पे। और इन 20 सालों में गांधी के अंदर बहुत बड़ा साहस और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, ध्यान रखिएगा। बहुत बड़ा साहस और बहुत बड़ा, जैसे इस समय मोदी के अंदर बहुत बड़ा साहस और कॉन्फिडेंस डेवलप हो, करते रहो आंदोलन, हम देखेंगे। ये बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात है। मतलब एक बेहतर कार्यकाल करने के बाद एक नेता में जब इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, मतलब किसान आंदोलन के स्तर पे अब किसान नेता पानी मांग रहे हैं कि किस तरीके से क्या वोट काटने के लिए अब जाना पड़ रहा। गांधी जी से इन्होंने सीखा नहीं। गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी को थोड़ा मिला तो उसी को सफलता बता देते थे, ध्यान रखिएगा। तो गांधी जी जब वहां पे गए थे चंपारण में केवल 25% सफलता मिली थी, 25%। लेकिन उसी 25% की सफलता को उन्होंने लोगों को बता दिया कि ये आपकी सबसे बड़ी सफलता है, हमने इनसे छीना है, जो देना नहीं चाहते उनसे हमने लिया। तो आंदोलन करने का तरीका भी गांधी से थोड़ा मिला, आंदोलन ब्रेक, काम खत्म, फिर ज्यादा के लिए प्रयास, फिर मिला, फिर ब्रेक। इससे जनता का उत्साह बना रहता था। राजकुमार शुक्ल के माध्यम से वहां पे गए थे, चंपारण के बारे में गांधी जी को बताए। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इनके जो राजनीतिक गुरु थे, उन्होंने गांधी को एक बात कही थी कि जब तक भारत को पूरी तरीके से समझ ना लेना, तब तक किसी भी पार्टी या किसी भी आंदोलन या किसी भी संगठन में शामिल मत होना। उस समय एनी बेसेंट इसी से नाराज हो गई थी, होम रूल लीग में शामिल नहीं। तो राजनीतिक गुरु थे, इसीलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, महात्मा गांधी भारत को 2 से 3 साल, हाँ शायद ऐसे ही घूम के उन्होंने समझा है बेहतर तरीके से। और चंपारण में जब गए तो वहां के कमिश्नर ने मना कर दिया। देखिएगा, अभी तक लोगों के कहने से कांग्रेस के जो नेता थे, मतलब अगर यहाँ पे जो डीएम साहब हैं, मजिस्ट्रेट हैं, अगर ये कुछ कह रहे हैं, या वहां का जो एक बड़ा प्रशासनिक पद है, जो भी नाम हो, अगर ये कह रहा कि आपको नहीं जाना, तो ये नहीं जाते थे। लेकिन गांधी पहली बार क्या कर रहे हैं? पहली बार गांधी जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी किसी भी अनुचित मांग या अनुचित कानून का पालन नहीं करूंगा, मैं उसे तोड़ूंगा। आपको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करिए। इधर दिल्ली में बैठी हुई सत्ता हिल जाती है कि भाई अगर चंपारण जा रहे हैं तो जाने दो, कुछ बोलो मत। पता चला हीरो बन गए। अब ये चंपारण पहुंचते हैं, वहां की समस्या को सुनते हैं, निराकरण होता है, समझौता कराते हैं। ये समझौता कराने में माहिर है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति समझौता कराने में माहिर होगा, उसी का आंदोलन आगे बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, मूवमेंट यही होता है। आंदोलन का मतलब ये नहीं होता मांग रख दिए तो पूरा चाहिए,
कभी सफल ही नहीं होता। ऐसे व्यक्ति कभी भी आंदोलन में सफल नहीं हो सकते। थोड़ा सा मिला, जनता और इसमें समझौता कराए, खुद हीरो बने और आगे निकले। गांधी इसी काम को करते हुए धीरे धीरे आप देखिए गांधी जी कैसे छीनते हैं लोगों से। गांधी जी ने एक काम और किया, गांधी जी ने मुसीबत में किसी को धोखा नहीं दिया, वो चाहे अंग्रेज हो या चाहे हो। गांधी जी से अपने जीवन में एक चीज और भी सीखना चाहिए, नैतिकता के आधार पर। भक्ति करने वाला साधन हैं? भक्ति करने वाला साधन सही से हाँ। काम लो। मतलब अंग्रेजों को धोखा नहीं दे। देखिए अब ये प्रयोग अच्छा है कि नहीं, लेकिन लोकतंत्र में ये प्रयोग अच्छा माना जाता है। एक दृष्टिकोण से गांधी जी ऊपर उठ गए। देखो इसका एग्जाम्पल मैं एक दूंगा, जो मैं जानता हूं। एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी पढ़ने में ठीक थी, तो उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो मेरे साथ हैं, वो खुद तो पढ़ने में अपना गधे ही थे, लेकिन अगर जो उनके साथ थी, अब शादी हो गई, अपना पढ़ना चाहती है, तो उन्होंने उस लड़की को पढ़ाया। तो उसमें से एक जो थी, एक बन गई IAS, सिविल सर्विसेज में। और यहाँ ये बेचारे बेरोजगार नहीं, या घर पे जो अपना काम या जो अपना, इसने दे दिया तलाक, अब मैं आपके साथ है। किसी का भी मन हो सकता है, इन्होंने दे दिया। लेकिन अब इन दोनों में अगर तुलना करनी हो, इन्होंने मुसीबत के वक्त इनको तो छोड़ा नहीं, साथ दिया। अब दोनों में जब कभी तुलना होगी नैतिकता के स्तर पे, चाहे भले गलती हो, कुछ भी हो, सहानुभूति किसके साथ होगी? इसके साथ। ये व्यक्तिगत जीवन में इतना नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र में ये होता है। तो गांधी ने अंग्रेजों को धोखा नहीं दिया, इसलिए गांधी की किसी भी बात का अंग्रेज कभी तर्क से जवाब नहीं दे पाते। सैनिक को उपलब्ध करा रहे थे। हाँ, सैनिक सर्जन थे। और उसके बाद जब गलत हुआ, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया, और उसके बाद हुआ क्या, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। तो फिर गांधी ने कहा, फिर वहां के हर स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब कभी आप IAS का मतलब लिखेंगे क्वेश्चन आंसर राइटिंग, तो ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण, ये समझ, इसी समझ के साथ लिखना है। गांधी जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन राजनीति में नैतिकता का समावेश किस तरीके से कर रहे हैं, ये शुरू चंपारण से ही कर रहे हैं। गांधी की राजनीति नैतिकता से प्रेरित है। गांधी की राजनीति में छल नहीं है। गांधी जी अपनी राजनीति में पाकिस्तान के बंटवारे के समय भी नेहरू को ये बोलते हैं कि पाकिस्तान को खजाने से पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। और जब दंगा होता है तो उसी के साथ गांधी जी ये भी बोलते हैं, शायद कोई था कि जब यहाँ पे दंगा हुआ था तो हिंदुओं को बोल रहे थे कि आपको एक मुस्लिम बच्चे को आप सब गोद लीजिए अगर कहीं पे ऐसा हुआ है, संकेत देने के लिए। तो गांधी जी का ऐसे ही आंदोलन पढ़ेंगे तो देखेंगे। हम इसके आगे देखते हैं कहां तक हुआ था हमारा सपना। 1833 पढ़ रहे हैं। 33 में क्या आया था पहला? सर वो भारत का गवर्नर बना दिया उसको पूरा। भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल का क्या क्या दिया गया? पद नाम दिया गया। लास्ट पॉइंट आपने क्या लिखा? आपने इतना किया था नागरिक से।
इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां किसके पास हो गई? हाँ, और इसमें एक सरकार का निर्माण हुआ और जो भी कंपनी के कब्जे में जो क्षेत्र था अब वो हो गया ब्रिटिश भारत का, केंद्रीकरण की स्थिति। और यहाँ पे जो पहला गवर्नर जनरल था कौन था? बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल। हेस्टिंग्स था या बेंटिक था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, हेस्टिक नहीं है। हेस्टिंग खाली बंगाल के थे पहले। वारेन हेस्टिंग। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को, अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या कर रहे हैं? चलो 4 व्यक्ति थे सहायता करने के लिए, वो भी इसके साथ में अभी तो भारत का बन गया तो नहीं, अब देखो, अब भारत का बन गए तो सदस्यों की संख्या इनके साथ बढ़ जाएगी। कहीं कहीं पे दिए रहते हैं, कहीं कहीं पे हिडन रहते हैं, और नहीं भी देंगे तो वो 4 तो रहेंगे ही, अकेले कोई काम नहीं करेगा। ऑफिसर स्तर पे आ रहे हैं तो अकेले काम असंभव है। तो यहां पे क्या होगा? मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे इनसे शक्तियां छीनी जाएंगी कि नहीं? इनसे शक्तियां छीन ली जाएंगी। केंद्रीयकरण कर रहे हैं तो शक्तियां हम छीनेंगे। तो मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधित शक्ति से वंचित कर दिया। विधायिका शक्ति से वंचित, मतलब विधायिका का मतलब कानून निर्माण, लेजिस्लेशन पावर। सर ये एक और बताने में मेरे को विचलता है सर, विधायिकी शक्ति और प्रशासनिक शक्ति अलग अलग है एक ही? नहीं, अलग है। विधायिका जैसे लेजिस्लेशन, ठीक है ना। और देखो आप ऐसा समझो, कार्यपालिका और विधायिका 2 चीजें होती हैं, एक कार्यपालिका शक्ति होती है, एक विधायिका शक्ति होती है। जो कार्यपालिका होती है वही एक प्रशासनिक शक्ति होती है, ठीक है ना। जैसे मुख्यमंत्री एक प्रशासक होता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक जगह प्रशासक का कार्य कर रहा है तो मुख्यमंत्री के साथ और जो विधायक हैं एक तरफ यहाँ पे कानून निर्माण की प्रक्रिया में भी लगे हुए हैं। तो संसदीय प्रक्रिया में क्या होता है? संसदीय प्रक्रिया में विधायिका और कार्यपालिका दोनों के एक ही लोग होते हैं, लेकिन ये एक समय विधायिका का कार्य करते हैं और विधायिका का कार्य हो गया तो फिर कार्यपालिका के कार्य में लग जाते हैं। और इन्हीं विधायिका के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए, मतलब कार्यपालिका के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए इनके ये प्रशासक होते हैं और इनकी सहायता करने के लिए एक पूरी टीम होती है जिन्हें आप डीएम बोलते हैं। जैसे जिले के स्तर पे डीएम साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये क्या करते हैं? सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। ये तो है। अब यहाँ पे कोई मंत्री है और विधायक के रूप में यहाँ विधायन में कार्य कर रहा है, लेकिन अब जब ये निकले, मान लीजिए रक्षा मंत्री है भाई साहब, ये जब तक संसद में थे कानून के निर्माण में, अब यहाँ रक्षा मंत्री के रूप में आ रहे हैं। तो अब इनके अंदर जो भी रक्षा सचिव हुए, पूरा डिपार्टमेंट हुआ, अब सब उसके स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो संसदीय प्रक्रिया में कार्यपालिका और विधायिका दोनों के एक ही लोग होते हैं, बस टाइम टाइम पे वो अलग अलग कार्य करते रहते हैं। ये समझना है। विधायिका वाले सर प्रशासन में आ जाते हैं, लेकिन प्रशासन वाले विधायिका में नहीं जा पाएंगे सर। अब यहाँ पे और समझना है, ऐसे व्यक्ति, ये तो एक प्रशासक के रूप में ही है, मुख्यमंत्री तो एक प्रशासक ही है, वो तो जा रहा है। सभी प्रशासक विधायिका में कार्य नहीं कर सकते और सभी विधायिका में कार्य करने वाले लोग भी प्रशासक में नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंत्री तो सभी होते नहीं है, ये ध्यान रखना है।
लेकिन हाँ ये जरूर है, जो भी यहाँ विधायिका में कार्य करते हैं और जो इसमें के जो प्रशासक होते हैं, इन्हीं के अंडर में बाकी सारा प्रशासन काम करता है, ये समझना। इसीलिए डीएम भी स्वतंत्र नहीं होता, वो राजनीतिक स्तर पे जो प्रशासक होता है उसके अंडर में काम करता है। इसलिए मुख्यमंत्री जब चाहते हैं डांट के भगा देते हैं। योगी को आपने सुना हो, वो बहुत तेजी के साथ डांटते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मुख्यमंत्रियों में जब कोई जनरल मुख्यमंत्री बनता है ना, चाहे संत ही बन जाए, ये ध्यान रखें, ब्लड का ऐसा मतलब ब्लड बहुत मायने रखता है। ये जनरल में है, इसमें है, इसमें इसमें सब एक नेचर होता है ना, ये बटा हुआ है। अभी ठाकुर हैं बेचारे मुख्यमंत्री बन गए, अब कभी ना कभी तो ताव आ ही जाता है, डांट दी। जबकि नेता का मतलब होता है चीजों को पॉलिटिकली हैंडल करना। तो ये आपको ये जानना है, इसीलिए हमेशा जानना है प्रशासन के स्तर पे कुछ गलत हो रहा है तो जो वोट लेने वाले लोग हैं वही गलत कर रहे हैं। पुलिस वाला अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसकी गलती नहीं है, हमने जिसको चुना हुआ है उसकी गलती है। इसीलिए डेमोक्रेसी को ब्लड कहा जाता है, इसीलिए तो सारा संबंध उसी से है। जब तक हम पहचान नहीं पाते बोलते पुलिस वाले चोर हैं, पुलिस वाले नहीं चोर हैं, चोर हैं तो फिर नेता ही है, इनकी वजह से काम करो। हाँ, यहाँ पे विधायिका शक्ति से इनको क्या किया जा रहा है। अच्छा, केजरीवाल के ऊपर भी शायद कोई कानून आ गया, वंचित कर रहे हैं उनको। अब केजरीवाल क्या बोल रहे हैं कि मेरे को, तो वो तो ये भी कहते हैं ना कि दिल्ली को सब पूरा स्टेट बना। दिल्ली को स्टेट बनाने की जरूरत क्या है, आप किसी दूसरे स्टेट को जीत लो। सर नुकसान है, संभव नहीं है। फिर ये भी तो है ना कि सारे देशों की सर एम्बेसी है और फिर हाँ, सबको पावर मिली रहती है कि सर एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं पकड़े जाए, पुलिस सर एक्सीडेंट वाले खाम खा पकड़ ले, या फिर सर मतलब दूसरे देशों के बहुत सारे पे भी होते हैं, सम्मेलन होते हैं, अभी सर जमीन वगैरह स्टेडियम वगैरह में ना देने तो फिर भी दिक्कत सर वो बने गए, वो पता नहीं कैसे। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री अगर ऐसी डिमांड कर रहा है इसका मतलब कि अभी दिल्ली की जनता जो वोट दे रही है उसका दिमाग पूरी तरीके से खुला हुआ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो मेरे को तो लगता है कांग्रेस की इकाई है केजरीवाल। मेरे को तो लगता है सर कांग्रेस की इकाई केजरीवाल। ये तो ये कहना, क्योंकि सर 2014 में सर पता था कांग्रेस दिल्ली से लड़ती तो हारती पक्का, सब 10 संख्या में हारती थी, तो सर उठा दिया सर इन्होंने अलग से कोई। आम आदमी पार्टी को कहा जाता है मनमोहन सिंह ने खड़ा किया। मनमोहन सिंह बड़े दिमागदार व्यक्ति थे, आम आदमी पार्टी के जनक मनमोहन सिंह है। ठीक है, तो ये देखता रहे। देखो दिमाग की उपज क्या होती है ये अगर देखना हो तो मनमोहन सिंह से देखना, ठीक है ना। तो इस स्तर पे आइए यहाँ पे, और वो फिर कुछ कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं, इसलिए इस स्तर पे चीजें चल रही हैं। विधायिका शक्ति से वंचित किया गया, यहाँ पे एक को मतलब कानून का निर्माण अब ये कर नहीं सकते। और यहाँ पे कुछ चीजें जानना है। अब भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, किसका? भारत का गवर्नर जनरल कौन है? पहला गवर्नर जनरल। कानून निर्माण की असीमित शक्ति, किसी भी स्तर तक बनाइए कानून। तो यहां पे आप जानिएगा, कानून निर्माण की असीमित शक्ति। समझना है कानून निर्माण की। तो कभी अगर पूछा जाए कि भारत के गवर्नर जनरल को कानून निर्माण की सीमित शक्ति थी, असीमित शक्ति थी, दोनों थी, नहीं थी, मद्रास और बंबई के गवर्नर के पास विधायिका शक्ति थी, कानून निर्माण की शक्ति थी, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब भी बनता है या तो जहां से शुरू होती है कहानी वहां पे बनता है, या जहां पे कहानी खत्म होती है वहां पे बनता है, या बीच में कोई बड़ी घटना हो रही है तो वहां पे बनता है। ये ध्यान रखना है कहां पे चीजें बनती, ये समझ में आया? ये आप इसको लिख लीजिएगा। चलिए, भारत का गवर्नर जनरल का नाम
गवर्नर जनरल का नाम। भारत के गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अभी हम जब सहायक संधि पढ़ेंगे ना तो गवर्नर जनरलों का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, उनकी पूरी सोच पढ़ेंगे, थिंकिंग पढ़ेंगे। ये हो गया। अब देखिएगा, अब भारत का आ रहा है गवर्नर जनरल, एकीकरण हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है, ताकत जा रही है कहां, किसके पास, ब्रिटेन में सीधा। तो अब देखिएगा क्या होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रशासनिक शक्ति है, जो व्यापारिक निकाय के रूप में वो काम कर रही है, अब व्यापारिक निकाय के रूप में उसकी स्थिति को समाप्त किया जाएगा। ये समझ में आ रहा है? देखो एक चीज आप ध्यान से रखिए, भारत में अंग्रेजों ने शासन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया? समझिएगा ध्यान से, किसने शासन किया? शुरुआत में तो सुरेश मोहरा बनाकर खुद ही शासन किया सर, फिर प्रत्यक्ष रूप से आगे। प्रत्यक्ष रूप से आगे। देखो ईस्ट इंडिया जो कंपनी होगी ये फ्रंट पे रखेंगे हमेशा, उसका रूप चेंज करेंगे। ये चीज यहाँ पे ये आप ध्यान देना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो व्यापारिक निकाय, निकाय का मतलब संस्था या इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। अब इसको क्या किया गया, तो व्यापारिक निकाय के रूप में ये जो काम करती थी इसको समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक निकाय के रूप में इस प्रकार की संस्था को समाप्त किया गया, मतलब अब बिजनेस क्लास में ये नहीं रहेगी, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास में लाएंगे, प्रशासनिक में। तो यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधि थी, एक्टिविटी थी, इसको समाप्त कर दिया गया और अब यह बन गया प्रशासनिक निकाय। क्या बन गया? प्रशासनिक निकाय। अब पूरी तरीके से शासन कौन करेगा? करेंगे वो, लेकिन किस रूप में? ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन यहां पे प्रत्यक्ष तौर पे कर रही है। अभी तक वे व्यापार करते थे, व्यापारी के रूप में थे, राजाओं को बैठाते थे, ले आते थे, लेकिन अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक निकाय थी, बिजनेस इंस्टीट्यूशन था, इसको समाप्त किया गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के रूप में रखा गया कि अब ये प्रशासन करे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? ध्यान रखिएगा, भारत का गवर्नर जनरल आ रहा है, विधायिका शक्तियां उसके पास हैं, तो विधायिका शक्तियां का मतलब वो एक प्रशासक होगा ना। जैसे मुख्यमंत्री को क्या बोलते हैं? प्रशासक। जैसे जहां का मुख्यमंत्री बेहतर काम करता है, कभी कभी आप टीवी इंटरव्यू में देखें तो शुरू में जब उसका इंट्रोडक्शन देते हैं तो बोलते हैं एक बेहतर सन्यासी और एक बेहतर प्रशासक। योगी को यही बोलते हैं तो बेचारे, है ना, तो बेहतर प्रशासक। शासक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रशासक, प्रशासन करने वाला। तो ये भी तो अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बना दिए? एक प्रशासनिक निकाय, और भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे है। आगे हम देखेंगे तो भारत सचिव बनाए जाएंगे, जो आगे का नियम बढ़ेंगे। ये समझ में आया? यहां तक ये आपके समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? कुछ चीजें और समझना है।
इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले जो ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं आगे ध्यान दीजिएगा। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होता है। सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन, ओपन कंपटीशन की बात यहां पे आती है, क्योंकि देखिए अब यहां इनको मिली है पूरी छूट, तो ये खुलकर काम करना चाहेंगे, क्योंकि अब व्यापारिक नहीं है। लेकिन फिर भी देखिएगा बिजनेस क्लास का वर्ग भी किस हद तक रहेगा, ये निर्णय देंगे फिर वापस ले लेंगे, विरोध होगा। कंपनी को बनाया है हमने, आगे हमने बढ़ाया है, अब हमारे ही पेट पे लात मारोगे तो बोलेंगे अच्छा नहीं नहीं भाई। ये समझ में आया? जैसे कोई पार्टी होती है, पार्टी आई भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पे, अब जो उसमें साथ दिए हैं अब वो भ्रष्टाचार करने के नाम पे दिए हैं। अब जब पार्टी सत्ता में आई तो लोग क्या बोलेंगे कि मतलब हम जिस लिए साथ दिए थे अब उसी को खत्म करना चाह रहे हो, तो नहीं भाई फिर चलने दो, फिर जो ज्यादा ईमानदार होंगे उनको निकाल के फेंको और फिर शुरू करते हैं अपना खेल। यही तो होता है पार्टियों में, ठीक है। देखो इसीलिए आप ये जानिएगा राजनीतिक स्तर पे जब ये अंग्रेज सुधार डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भारत की राजनीति में भी मतलब पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये मान लीजिएगा भ्रष्टाचार की समाप्ति बहुत धीरे धीरे होती है। किसी एक व्यक्ति अगर भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम इलेक्शन हो रहा है, मोदी को अगर केवल रख के चुनाव लड़ा जा रहा है, तो आप ये मान लीजिएगा उनके अंडर में जितने भी सांसद हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता होगा? नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये यहाँ एक व्यक्ति है, अब ये जिस भी कार्य को इम्प्लीमेंट करेंगे कोई भी सांसद मना नहीं कर सकता, क्योंकि जीत के किसके नाम पे आए हो? मेरे नाम पे। तो इसीलिए जो भी पॉलिसी आती है कोई भी सांसद जल्दी विरोध नहीं करता। और मोदी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म में चुनाव में उतारने की यही एक सबसे पहली रणनीति है कि भारत में भ्रष्टाचार को कम से कम कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, यही है। इसीलिए अगर बंगाली जीतते हैं, बंगाल में किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कोई भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री को बदलो दूसरा लाओ, बदलो दूसरा लाओ, जो सही काम करेगा उसको रखेंगे, नहीं हटाएंगे। लेकिन अभी चुन के आता तो वो जल्दी हटता, नई पार्टी, फिर से चुनाव, फिर वही। तो एक इसका देखो अच्छे पहलू भी हैं और गलत पहलू भी हैं। तो अब यहाँ पे खुली प्रतियोगिता का सुझाव आता है, तो सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन, ओपन कंपटीशन को लॉन्च किया जाता है। सिविल सर्विसेज, देखो एक चीज मानिए, सिविल सर्विसेज ओपन कंपटीशन क्यों चाहिए सेवाओं में? क्योंकि जब यहां टैलेंटेड लोग आएंगे तब पॉलिसी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत से लोग ऐसे लोग कभी कभी आईएएस और पीसीएस बन जाते हैं जिनको की पूरी तरीके से समझ नहीं होती है, तो उनसे नुकसान क्या होता है? वो सरकार की किसी भी योजना को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जैसे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा तो इथिक्स का एक पेपर आ गया सिविल सेवकों के लिए, इथिक्स का पेपर। इथिक्स का मतलब समझते हैं? और उसी इथिक्स के पेपर से इंटरव्यू में क्वेश्चन भी किए जाने लगे। जैसे मान लीजिए कंडीशनल क्वेश्चन ऐसे बनाया जाए, आप मान लीजिए आपको ही बना देते हैं किसी क्षेत्र का डीएम, आप बनना चाहते हैं? हाँ कहने में क्या जाता है? भारत देखो यही है, गरीब होने का सबसे अच्छा फायदा क्या है कि पैर कभी जमीन पे रखना नहीं चाहिए, आसमान देखते रहना चाहिए। भाई वैसे भी पैर के नीचे जमीन ही है और कुछ है नहीं, तो देखने में क्या जाता है? कार्ल मार्क्स ने इसीलिए कहा है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई।
क्या खो पाएंगे भाई? मेरे को ही खोना हुआ, मान लीजिए इसमें आग लग गई तो मैं क्या करूं? 20-25 चेयर, कुछ नहीं, चलो अपना और कहीं कमाओ खाओ, इससे ज्यादा खोएंगे? लेकिन जिसके पास बहुत कुछ है उसके पास बहुत कुछ खोने के लिए है, तो इसे सपना देखने में कुछ जाता नहीं है, ध्यान रखो। तो मान लीजिए आपको बना दिया गया जीएम और आपके क्षेत्र में ऐसे ये लड़का है बेचारा, इसको इसके ऊपर लड़कियों ने तेजाब से हमला कर दिया, मरा नहीं है, बच गया है। लड़कियों ने कर दिया? हाँ, लड़कियों ने कर दिया। देखिए कंडीशन ऐसे बनते हैं, मरा नहीं है, बच गया है। इसकी यहां पे शादी होने वाली थी, लड़की शादी के लिए तैयार है, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। स्थिति ये है कि ये बहुत गरीब है और ये भी बहुत गरीब है। आपके ऊपर से आपके ऊपर राजनीतिक दबाव है। तो इस स्थिति में आप इन दोनों के साथ क्या करेंगे? मैनेज करना है पूरी सिचुएशन। चलिए छोड़िए। देखो हमेशा जाना मैनेजरियल स्किल तुरंत निकाला जाता है। चलिए आप बताइए, यहां मान लीजिए आपको डीएम बना दिया गया, ये लड़की है, बहुत गरीब घर की है, घर से निकाल दिया जाता है। स्थिति ये हो जाती है घर वाले रखने को तैयार नहीं है, आपकी भी शादी नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, आपकी भी शादी नहीं हुई है, लड़की बहुत सीधी सादी है। अब घर वाले निकाल दिए, कहीं रहने की जगह है नहीं उस लड़की के पास में। हाँ, और घर वाले रखना भी नहीं चाहते हैं, पति ने भी इसको मार के भगा दिया है। अच्छा सर, शादी हो रही थी दहेज की वजह से, मान लेना दहेज की वजह से मार के भगा दिया है। अब ये लड़की भी जाना नहीं चाहती, अपना मायका छोड़ के नहीं ससुराल छोड़ के। हाँ ससुराल और मायके में रहना नहीं चाहती, और आपके साथ न्याय के लिए आई है कि मेरे को न्याय दिलाइए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर इसके ऊपर तो दहेज उत्पीड़न का केस लगाऊंगा, ठीक है। और सर दहेज, ध्यान रखिएगा कंडीशन है, दहेज उत्पीड़न का केस लगाने पर लड़की की सुरक्षा को और खतरा हो सकता है। घर से जो हिस्सा मिलना है तात्कालिक तौर पे वो भी मिलने में बाधा हो जाएगा, क्योंकि केस लंबा चलेगा। सर एक तो सर जी उसको सैलरी मिल रही होगी, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, उसका भी कुछ परसेंट तो सर कुछ नहीं करता, हमारा है, हमारों के साथ ही ऐसा होता है, सही आदमी के साथ ऐसा नहीं होता, हमारा है, लेकिन लड़की सही है। सर ये भी तो हो सकता है ना कि जो ये जो बंदा है, मतलब इसको सर थोड़ा बहुत तो मतलब थोड़ा बहुत डरा सकते हैं सर कि तेरी मतलब जमीन ज्यादा हो जाएगी, सासू ससुर को थोड़ा डरा सकते हैं, लड़के को सर कोई अच्छी जो कोई आसपास में है उसको उपलब्ध करा सकता हूँ, या फिर लड़की को सर शेल्टर होम में रखने के लिए कुछ कर सकता हूँ मैं, कुछ समय के लिए तो यहाँ पे रहता जब तक कंडीशन खराब है। ठीक, देखो अब ध्यान रखना है, प्रशासनिक स्तर पे कभी भी हमें किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना है कि उसे अपना स्वाभिमान कम लगे। शेल्टर होम में नहीं रहना कभी, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको खुद ही अपने गृह जिले में या वो जहां रहती है बुलाना है, एक समझौता के तौर पे यहाँ रहने के लिए इनको यहाँ पे बताना है कि आपके साथ रहेंगी। अगर ये यहाँ पे रह रही हैं तो आपके साथ इसका खर्च उठाना पड़ेगा। अब स्थिति यह है कि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो दो तरीके हैं, एक तो सेल्फ डिफेंस के स्तर पे, मतलब एक सेल्फ डिपेंड हो जाए इसके स्तर पे, ये कुछ काम करे, तब तक प्रशासनिक स्तर पे डीएम के पास इतना बजट होता है कि आप सहायता कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस ज्यादा आने लगे तो फिर वहां पे दूसरा काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो महिला है, हमें इसके साथ वही व्यवहार करना है कि ये अपने स्वाभिमान को गिरता हुआ न देखे। पहली कंडीशन ये हमेशा इम्प्लीमेंट करके चलना है। सर मैं तो इसको शेल्टर होम से ले जा रहा था, इसकी जान को नहीं कर रहा हूँ। तो आपके पास
सुरक्षा की, आप डीएम है, डीएम का मतलब क्या समझते हैं? एक फोन पे पूरी सीआरपीएफ आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इतना पावर होता है। तो यहाँ पे 2-3 दिन यहाँ पे है, इतने में आप ये जहां की है वहां की पुलिस चौकी के लोगों को आपने बुलाया, इनको गांव में निरीक्षण करने के लिए आपने भेजा, पूरी सिचुएशन जाना, फिर धीरे धीरे वहां पे इनको आप सेटल कर रहे हैं, एक साथ नहीं है, थोड़ा अलग करके सिचुएशन जैसे जैसे हैंडल हो रही है, और प्रक्रिया हमेशा कानूनी तौर पे होनी चाहिए। इस तरीके से हमें मैनेज करना, और ये देखना है कि ये लड़की धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड हो जाए। ये चीज ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। आपने सही दिया है। एक बच्चे से मैंने पूछा था, उसने बोला कि सर मैं शादी कर लूंगा, मेरी शादी तो हुई नहीं है, लड़की की जिंदगी सुधर जाएगी। ये विचार आ जाता है, ऐसा कभी नहीं देखना है, क्योंकि ये जो होता है क्वेश्चन, इसका मतलब आप लड़की के स्वाभिमान को कम कर रहे हैं, वो मजबूर सोच के अपने आप को आपसे शादी कर रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। आइए, तो यहां पे क्या था हमारा कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन होता है, ओपन कंपटीशन। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब ये आए किसी भी जॉब में, इसमें भी आए, कार्यालय में काम करना चाहते हैं उसमें भी आए, लेकिन विरोध होता है और विरोध के नाम पे इसे ब्रेक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण कौन करता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता किसका है? सर व्यापारियों का। तो वो तो बंदी कर दिया सर, वो वाला को सब बंदी करके प्रशासनिक बना दिया। हाँ, प्रशासनिक बनाया ना, लेकिन उस प्रशासनिक में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में थे उसके पहले उन्होंने विरोध किया। देखो ये सब काम एक साथ चल रहे हैं, तो अभी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसी न किसी रूप में है, वो नहीं है तो उसके सदस्य हैं, इन्होंने विरोध किया कि ये काम नहीं होगा, क्योंकि अब जो व्यापार करने वाले लोग हैं इनको इसमें एडजस्टमेंट मिल जाए, ये समझ में आया। तो कभी कभी आता है कि पहली बार खुली प्रतियोगिता के आयोजन का विचार कहां पे आया? तो 1833। ये लागू किया गया कि नहीं लागू किया? नहीं लागू किया, विरोध के कारण। विरोध किसने किया? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया। ये समझ में आया? क्लियर वर्क नहीं। आप देखिएगा, अब यहाँ पे विरोध हो रहा है, अब आगे चलेंगे तो आगे कुछ सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि विरोध कर ही ना सके। ये समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे एक चीज और जानना, इसके पहले जो कानून बनाए गए थे, यहाँ पे एक चीज समझ लो, 1833 के पहले जो कानून बनाए गए थे इन्हें नियामक कानून बोला गया। कौन सा? और अब जो 1833 से जो कानून का निर्माण शुरू होगा इन्हें ये अधिनियम बोलेंगे, एक्ट बोलेंगे। ऐसा बुकों में है, तो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इस पे क्वेश्चन बना तो नहीं है, लेकिन कभी अगर ब्रेक करके बने और दो रहे, ये नियामक और अधिनियम, तो 1833 के बाद जो आ रहे हैं ये अधिनियम, एक्ट के रूप में। ये नियामक का मतलब रेगुलेटरी, ये रेगुलेट करने के लिए आ रहे हैं, इनसे रेगुलेशन हुआ था, और ये एक्ट, अब अधिनियम एक सीधा कानून के रूप में आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे फिर विस्तार होगा। देखो 1857 तक, जब तक विद्रोह नहीं होता है, 1858 के पहले के अधिनियम तक आप देखेंगे ये केंद्रीकृत करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर यहां तक केंद्रीकृत करेंगे। लेकिन जैसे विद्रोह होगा, विद्रोह के बाद से विकेंद्रीकरण फिर शुरू कर देंगे। ध्यान से देखिएगा,
इसका मतलब ब्रिटेन के लोग लकीर के फकीर नहीं, और भारत के लोग लकीर के फकीर हैं कि नहीं है? समस्याएं कितने भी हैं, चलेंगे उसी राह पर, होगा कुछ नहीं। बेटा इसे भारत में सबसे ज्यादा पैसा किसमें खर्च होता है किसी परिवार का? परिवार में शादी में। शादी में। ये तो कंफर्म है ना, इसमें कोई डाउट है नहीं है? और देखिए आप बताइए गीता, किसमें खर्च होता है सब ज्यादा पैसा? दूसरा पर हॉस्पिटल में। शादी हो गई, हॉस्पिटल हो गया। पहला बताना जिसमें कंफर्म ही है, होता ही है, हम रोक नहीं सकते। तो शादी तो है, शादी तो सरकार कराती है, हॉस्पिटल तो सरकारी है, वहां आप जा सकते हैं। शादी ऐसी चीज है जिसमें खर्चा ही होता है। देखिएगा सर इसे तो रोक सकते हैं। किसको रोक सकते हैं? शादी के खर्चे को कहाँ रोकते हैं? सर करने वाले मंदिर में भी कर सकते हैं, अब मंदिर में कहाँ करते हैं लोग? पर वो अपनी इच्छा होती है ना, रोक सकते हैं। चलिए आपको ऐसे देखना है, शादियों में जो खर्चा होता है 2 से 3 लाख रुपए सामान्य व्यक्ति की बात, जो किसी लायक नहीं है, चल नहीं पाता, ये बेचारा गहने में खर्चा कर देता है, इधर उधर, ये चला गया दोनों तरफ का। फिर आना जाना जो एक सिस्टम होता है, लंदन से लोग आ रहे हैं किस लिए? शादी करने, वो वहां से आ रहे हैं, वो वहां से आ रहे हैं, परेशान करके सबको रख ही देना है। तो ये हो गया 1 महीने का, ऊपर से जो भी तनाव हुआ, जो भी सिस्टम हुआ, ये हो गया। शादी में जितना खर्चा होता है, लोग अगर इसको चाहें तो आराम से, ज्यादा नहीं, कितना रुपए लग जाएगा, 400 से 500 रुपए में आराम से हो सकता है। 1 किलो मिठाई में बांटने, काम खत्म, सारा सिस्टम। लेकिन अंग्रेजों की तरह बस एक मुख्य परिवार के आदमी सर हो गया, वही सही, इसीलिए वहां भ्रष्टाचार नहीं। यहाँ पे जो ब्यूटी पार्लर, जो सैलून खुले हैं, वो लोग इसी इंतजार में रहते हैं किस क्षेत्र में कितनी शादी हो रही है, वही उनका फंक्शन है। मैं तो कई लोगों को देखना, ब्यूटी पार्लर बुक करके ला रहे हैं, अच्छा वो सजाएंगे, दिखना वही है, 4 दिन बाद कितना पोतेंगे रंग, लेकिन भाई ये पोताने वाले भी नहीं देखेंगे, पूरा हीरो बनेंगे। सर मैंने एक बाबा का वो वीडियो देखा था, उसमें कहते जिस लड़के की मतलब मन करे ना शादी करने का, हाँ, उसे ब्यूटी पार्लर में 1 हफ्ता काम कर देना चाहिए। क्या चीज? उसे ब्यूटी पार्लर में 1 हफ्ता काम करके देखना चाहिए। नहीं, वो सही। देखो भारत में सुंदरता का महत्व तो है ही, तभी ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं। जिस दिन सुंदरता का महत्व कम हो जाएगा, सारे के सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे वो ब्यूटी कंपटीशन चलता है, जो क्या मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया। दक्षिण अफ्रीका से निकालो किसी को मिस इंडिया तो जाने, इंग्लैंड से निकालो, अमेरिका से निकालो, यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट चलते हैं। जानते हैं कि भारत वाले उल्लू हैं, इन्हीं को अपना बनाओ, ब्यूटी कारोबार करें। ये जो मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, जो यहाँ से, अब तो मिस्टर इंडिया भी आने लगे, यहाँ से निकलते हैं, इसका मेन पर्पज होता है जो ब्यूटी के स्तर पे जो क्रीम बनाने वाली ये जो कंपनियां हैं, इनका कारोबार बढ़े। मेन पर ये लोग समझ नहीं पाते, इनका कारोबार बढ़े। इनका कारोबार जो अच्छे अच्छे ब्यूटी पार्लर्स हैं, बहुत ब्रांडेड हैं, केवल एंट्री करने का 50 से 60 हजार लग जाता है। ये तो यहाँ सब ये तो ऐसे लल्लू पंजू है, वहां तो पहुंचते ही आप कैसे भी हैं, लगता है कि नहीं अब हम जो चाहेंगे वही बन के निकलेंगे। तो ये सब इनकी जो इनकम होती है, तो ये इसीलिए लोगों को बहकाने का तरीका। भाई भारत एक यहाँ धूप होता है, काला होना लाजमी है, कोई दिक्कत है नहीं, धूप पड़ती है। ब्रिटेन के लोग, अमेरिका में जो लोग हैं, वहां पे उस स्तर की गर्मी नहीं होती है, भूमध्य रेखा से दूर है, तो वहां पे उस स्तर की गर्मी, इसलिए लोग वहां पे ऐसे। ये समझ में आया? पूरा तरीका ये होता है, लेकिन हम देखते हैं। आइए तो अब हम देखते हैं 1853 का यानी, देखिए धीरे धीरे यहाँ पे केंद्रीकरण होगा। देखो आप जब ये पढ़े, देखो पढ़ने का मतलब होता है कहीं पे कोई घटना है तो उसका कारण क्या है, आपको ये समझ लेना है। जिंदगी का मकसद ये है।
यहां पे ये देखना है 1853 का ठीक है ना। सर 1833 का भी चार्टर अधिनियम था 1853 का। 33 बता दिए ना। उसका नाम भी चार्टर था हाँ इसका। ये भी है चार्टर। अब इसके बाद चार्टर नाम नहीं आएगा, समझ रहे हैं। चार्टर के नाम से दो ही हैं। इसके पहले कौन सा था? 1833। 1813 का क्या नाम था? 1813 13 था कि नहीं? 13 नहीं था सर, 81 था सर। हाँ? 81 81 था सेटलमेंट। अच्छा 61 वाला एक मिनट देखो आपको एक चीज। 1833 के पहले क्या था? 1784। हाँ ठीक है। अच्छा वो हम पढ़ेंगे जब कंपनियों को छूट दी गई। हमें देखना है 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें हमें जो मेन चीज देखना है, पहली बार यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है, इस परिषद में क्या किया जाता है? गवर्नर जनरल तो वहां पे आ ही गए थे। गवर्नर जनरल देखो दो काम होंगे, प्रशासनिक काम और विधायिका संबंधित। प्रशासन को चलाने के लिए विधायिका जरूरी होती है, ध्यान रखिएगा। कानून निर्माण जो करेंगे उसी कानून निर्माण को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ जो प्रशासनिक कार्यपालिका है। हाँ बिल्कुल कार्यपालिका से, जैसे जो डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, जो भी पुलिस के ही लोग हैं, ये सब एक कार्यपालिका के ही अंग हैं। क्योंकि उन्हीं कार्यों को जो विधायक बनता है, जो कानून होता है, उन्हीं कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं। कह दिएगा भाई मास्क जो ना पहने रहे उसे पकड़ना है या चालान काटना है, लेके घूम रहे हैं कोई मास्क नहीं पहना, काट दिए चालान। तो उन्हीं के कार्य को करना है। ये अपना कुछ करते हैं, अपना कोई कानून इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं आज इधर से कोई नहीं जाएगा, क्यों? मेरी मर्जी है। अपना काम नहीं करते। काम कौन सा करते हैं? ये जो बनता। तो पहली बार यहां जो होता है, पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है, इसके विधायी और प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? अभी तक प्रशासनिक और विधायी कार्य को गवर्नर जनरल के लिए अलग नहीं था। ये समझ पा रहे हैं? पहला इंपॉर्टेंट ये है 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाता। मतलब कानून हाँ। सर बनाएंगे विधायिका, हाँ। धरातल पर प्रशासन उतारेंगे। बिल्कुल ये विधायिका हो, जैसे हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका है। विधायिका के स्तर पे संसद है, वो बनाती है, और कार्यपालिका के स्तर पे रक्षा मंत्री हुए और गृह मंत्री हुए, ये सब कार्यपालिका के रूप में जब काम करते हैं तो पूरा अपना प्रशासन लेके चलते हैं। रक्षा मंत्री इसीलिए जब कोई मीटिंग करते हैं तो पूरे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं जाते हैं तो पूरे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेकिन जब कानून, जब संसद में होते हैं, कानून बनता है, तो वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं। ये समझ में? तो मुख्यमंत्री एक प्रकार का प्रशासक भी है, लेकिन जब वो होता है अपने मतलब नहीं, मुख्यमंत्री लोकसभा में नहीं होता, उसको बोलते हैं विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा। जब विधानसभा में होता है तो एक वहां एक विधायक के संदर्भ में होता है, विधेयक बनाने वाला, कानून बनाने वाला। ये समझ पाए? इसीलिए हर विधायक मंत्री बनना चाहता है। मंत्री बनने पे क्या होता है कि एक विधायन शक्ति तो है ही और कार्यपालिका शक्ति भी आ गई। क्यों बनना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं वित्त मंत्री बन जाऊं, ये बन जाऊं? भाई सांसद बने हो ठीक है, वेतन तो वही मिल रहा है, लेकिन शक्ति दो आ जाती है, ताकत यहाँ पे डबल हो गई। किसी समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
इसको लिख लेना है आपको, यहां से क्वेश्चन बनता है और बनेगा। मतलब सर कंट्रोल तो गवर्नर जनरल का ही रहेगा ना सर, प्रशासनिक और विधायिका दोनों पे, बस हाँ आगे अलग हाँ अलग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस ये अलग किया गया है। मतलब कार्यों को क्या किया जा रहा है, बांट दिया जाए। कार्यों को बांटा जा रहा है, स्पेशलाइजेशन हो रहा है। वहां पे हो रहा है क्या, वहां पे औद्योगिक क्रांति चल रही है। अमेरिका जब आजाद होता है, जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है 1800 मतलब ये 1700 क्या था, 1773 था ना रेगुलेटिंग एक्ट का पीरियड। तो उधर रेगुलेटिंग एक्ट जो आ रहा है 1700 के आसपास, उसी के आसपास अमेरिका हमारे हाथ से निकल रहा है, मतलब अंग्रेज के हाथ से अमेरिका निकल रहा है। उधर अमेरिका निकल रहा है तो इधर ब्रिटिश भारत पे नियंत्रण करने की सोच रहे हैं, नहीं तो भारत भी निकल जाएगा। वहां पे उन्होंने अमेरिकियों को छूट ज्यादा दे दी थी, यहां पे भी भारत को एक वहां तक तो छूट थी ही, लेकिन अब यहाँ पे नियंत्रण, जैसे जैसे अमेरिका हाथ से निकल रहा है जितनी तेजी के साथ, उतनी तेजी के साथ भारत को कैप्चर करने में पड़े हैं कि बाजार हाथ से निकल गया तो फिर होगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए जब आप विश्व मतलब ये वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, विश्व इतिहास पढ़ते हैं, तो आप उसका संबंध समझेंगे, वहां पे हो रहा है, इधर विश्व इतिहास में यही होता है कि उसके साथ फ्रांस में क्या हो रहा है, उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, भारत पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, सब घूमता रहता है एक साथ। इकोनॉमी पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये भी घूमता रहेगा, ये होता है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना समझ में आ गया। आगे देखिएगा, और इसके तहत 6 नए पार्षद और जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया है। विधान पार्षद, 6 नए पार्षद, मतलब 6 नए पार्षद का मतलब पहले तो थे ही पार्षद, पहले कितना थे, शायद 4 थे, तो 6 और जोड़े गए। विधान पार्षद का मतलब किसमें काम करेंगे, विधायिका के निर्माण के लिए काम करेंगे। विधान आ गया ना, ये समझ में आया, तो यहाँ पे जोड़ो। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, नियंत्रण बढ़ा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया गया, और ये विधान परिषद जैसे अब देखिएगा, ये कुछ ऐसा काम करेंगे जैसे इंग्लैंड में संसद काम करती है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर कानून निर्माण के लिए ये लोग आपस में मिलकर काम करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर एक व्यक्ति कानून बनाने में व्यक्तियों की संख्या अगर कम है तो कानून का निर्माण सही तरीके से नहीं हो पाएगा। कानून बनाने में व्यक्तियों की संख्या अधिक है तो कानून का निर्माण सही तरीके से हो पाएगा, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जैसे मान लीजिए आपको ही सपोज मान लेना है, आप घर के गार्जियन हैं और घर का कोई बच्चा बिगड़ रहा है या किसी लाइन में जा रहा है जो लाइन आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, अगर आप अकेले निर्णय लेंगे तो हो सकता है कि पूरे प्लान सही तरीके से ना सोच पाए, लेकिन 5-6 लोग मिलके बैठे तो एक एक प्लान बताएंगे, नहीं ये करो, यहाँ पे कैमरा लगा के रखो, फिर यहाँ पे खुफिया विभाग को सक्रिय कर दो, यहाँ पे ये कर दो, फिर नहीं ऐसा करो कि इसका खर्चा वर्चा रोक दो 10 दिन, तब सही हो जाएगा कुछ। लेकिन अकेले हो तो अकेले सोचोगे यार क्या है, छोड़ो, तो उतना हो नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए खाप पंचायतों के स्तर पे क्या है, अकेले बैठ के क्यों नहीं लेते, सबको इकट्ठा करते हैं कि नए नए दिमाग आते हैं, फिर बोलते नहीं चौधरी साहब ऐसा नहीं चलेगा, यो हमारे सम्मान की बात से कुछ भी हो यो ना चले। अरे तो कहने का मतलब उसको क्या ले लिए, अब सबको सम्मान का याद दिला दिए। अब जो लोग मतलब जो नए लड़के भी हैं वो भी सोचते हैं अच्छा सम्मान की बात है, फिर वो भी सीना अपना कितने इंच का, 56 इंच का वो भी सीना अपना कर लेते हैं।
तो उसमें फिर वही आप सुनते होंगे कि उसको मार दिए, टांग के मार दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, गधे पे बैठा दिए, ये कर दिए। अब जबकि उनको ये नहीं पता कि 4 दिन बाद मेरे साथ भी यही होने वाला है, क्योंकि वो भी तो उसी कैटेगरी में है। ध्यान रखिएगा। तो ये धीरे धीरे ऐसे चलता है खाप पंचायतों में। इसीलिए सब लोग इकट्ठा होते हैं, नए नए प्लान देते हैं। इसीलिए कहीं खाप पंचायत हो रहे, केवल 2 पुलिस वाला अगर सही से चला जाए, वो सभी खाप पंचायत के लोग उठ के चल देते हैं। ये आप देखिए, कानून से बहुत डरते हैं, क्योंकि वहां कानून के स्तर पे कोई काम होता नहीं है। जितने भी काम होंगे कानून से हटके होंगे। मतलब ये नहीं मैं खाप पंचायत अच्छी भी ठीक भी, मतलब लड़कियों की भ्रूण हत्या हो रही थी हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, किसी खाप पंचायत ने कोई खाप पंचायत रोक नहीं पाई। सोचिए, जहां पे काम करना चाहिए इन पंचायतों को, वहां पे काम नहीं कर पाए। महिलाओं को अधिकार देने के नाम पे ये अभी तक पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए। सोचो, अब इनके घर में ही बेटियों की संख्या कम हो गई, तो अब एक ही कुएं पर पता चला कोई बिहार की है, घूंघट अपना लगाए हुए है, तो कोई यूपी की है, कोई मद्रास की है, कोई बंगाल की है, किसी को उड़ीसा से 50,000 में खरीद के लाए हैं, और किसी के यहाँ तमिलनाडु से 60,000 में, किसी को 36,000 में। एक ही कुएं पर हर प्रकार की पूरी विविधता मिल जाती है भारत देश की। लघु भारत आप हरियाणा में कुएं पर देख सकते हैं। लघु भारत का नजरिया, ठीक है। तो जहां भी काम करना था वहां भाई साहब काम किए नहीं, लड़कों को छूट भी नहीं देते। अब लड़के क्या करें? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ज्यादा लोग जब मिलते हैं तो गलत कार्य करने का इंटेंशन है तो वो तेजी के साथ होगा, और सही कार्य करने का इंटेंशन है तो वो भी तेजी के साथ होगा। लेकिन अगर कम है तो वहां पे उसकी गति धीमी रहती है। तो इसीलिए यहां इन दोनों को अलग किए और यहां 6 नए पार्षद। देखो, इसका कोई संबंध नहीं हमारे साथ, ये मत मानिएगा कि सब चलता रहता है, हर जगह है। हमारे गांव में भी ग्राम प्रधान होते हैं जिसके पास ताकत है, जहां से फायदा होने वाला है, वो भी निर्णय वैसे ही घुमाते रहते हैं। तो हर जगह होता है। इन्होंने भी सर 6 नए पार्षद विधायिका में जोड़े जो कानून बनाएंगे, ना कि प्रशासनिक में सर, क्योंकि वहां पे इसमें नहीं। पार्षद विधान का मतलब विधायक के लिए नहीं सर, क्योंकि इम्पोर्टेंस इसी की ज्यादा है विधायिका के प्रशासनिक से ज्यादा, इसलिए इनमें जोड़ा है। संसद कभी कभी देखिए, आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कानून, कोई किसी कानून का निर्माण हो कि ना हो चलता रहेगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा से बातें निकलती हैं। बाकी जो करवाना है हम इनसे तो करवा ही लेंगे अध्यादेश के द्वारा। अब ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जिस देश की संसद जितना ज्यादा चलती है उस देश के कानून निर्माण की क्वालिटी उतना अधिक बढ़ जाती है, और जिस देश की संसद कम चलती है वहां के कानून निर्माण की गति भी धीमी होती है और क्वालिटी भी धीमी होती है। संसद चलेगी तभी तो सांसद पढ़ के जाएंगे, चलने ही नहीं, अपना गए अपना ऐसे बैठे हुए, क्या बोले पता ही नहीं। स्कूल चलेगा तभी तो बच्चे पढ़ेंगे, स्कूल नहीं अगर चलेगा तो फिर वही कहना पड़ेगा बुक से एग्जाम दो। अब हाई स्कूल वाले भी वो भी बुक से एग्जाम दो, उनको भी बोल देंगे बुक से एग्जाम दो। किस लिए? क्योंकि संसद तुम्हारी चली ही नहीं। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, किसी को अपने दिल पे नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, तो इसीलिए जब कोई चीज स्टूडेंट को भी अगर कोई चीज फायदे में लगे तो ध्यान रखना है, ताकि वो आपको फायदा इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि पहले ये घाटा कर चुके हैं। ठीक, चलिए अब इसे मिटाया जाए। इसीलिए आजकल ये खाप पंचायतें भी अपने बच्चों को रोकती नहीं, शादी नहीं होता बोल देते ठीक है अपना जहां से करना हो कर लो। अब नहीं बोलते, पहले बोलते थे, क्योंकि अब है ही नहीं। तो सर दहेज को भी रोक रहे हैं, अब तो सर दहेज को भी रोक रहे हैं खाप पंचायत वाले। दहेज रोकने की बात छोड़ो, अब दहेज दे के ला रहे हैं ना, तो अब तो बोले कि नहीं, जब खुद का बेटा हिमाचल चौधरी साहब है, ये पूरा अपना बैठे हुए खाप पंचायत नहीं, जो
ये होगा ही नहीं। अब इन्हीं का बेटा पैसा दे के ला रहा है, अब बोले कि दहेज नहीं होना चाहिए क्योंकि घर से पैसा जा रहा है तो नहीं होना चाहिए। अभी आ रहा होता तब इनकी बात दूसरी होती। तो ठोकर अब लगा है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो रूढ़ियों को अगर दूर नहीं कर पाते, अब जैसे यही है भाई, कल मैंने आपको बताया जो किन्नरों के साथ जो इतना भेदभाव किया जाता है, ये क्या है? हमारी सोच है भाई, हमारा आपका बेटा भी, बेटी भी, कोई भी उस फॉर्म में आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमारा नहीं आया दूसरे का आया, इसलिए ये इसको समाज से बाहर निकालो। और ये बहुत गलत है। रखना चाहिए अपने साथ है, बेटा है, बेटी है किसी का, ठीक है, वो भी रहे उतना ठीक, नेचुरल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सोचिए, भारत की मानसिकता इस तरह है, कोई विधायक या प्रधानमंत्री भी कभी खुल के नहीं बोलते हैं कि समाज में ऐसी प्रथाओं को बंद किया जाना चाहिए। कभी आपने भारत के प्रधानमंत्री से भी, जितने भी हुए, उन्होंने खुल के कभी इस पे डिबेट नहीं किया। मतलब समाज की रूढ़ियों से अभी इतना डरते हैं लोग कि हम आप इसलिए नहीं डरते कि चुनाव के मैदान में नहीं है, ठीक है? तो आइए, और इसी को भारतीय विधान परिषद कहा गया, ये ध्यान रखना, ये जो है इसी को क्या कहा गया? भारतीय विधान परिषद। यहां पे कोई भारतीय था कि नहीं, ध्यान दीजिए, नाम है भारतीय विधान परिषद, और विधान बनाने में किसी भारतीय का हाथ नहीं है। समझ पा रहे हैं? और बस ये जो मैंने बताया था, इसने एक छोटी संसद की तरह कार्य किया। कानून बनाने की प्रक्रिया तो डिस्कशन होगा, एक संसद के रूप में काम चलेगा। और अब ध्यान दीजिए, ये प्रक्रिया आ कहां से रही है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में संसद की कार्रवाई जैसे चलती है, उसी नेचर को इंप्लीमेंट किया जाएगा। ये समझ में आ रहा? तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। तो ब्रिटिश संसद के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश संसद की विधायिका को पहली बार यहां पे क्या किया गया? सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। ये जो विधायिका थी, सरकार के विशेष कार्य। अब विधायिका सरकार का कौन सा कार्य कर रही है? विशेष कार्य। जैसे हमारी पार्लियामेंट चलती है तो सरकार का विशेष कार्य करती है। इसमें आप देखिए रोज नए नए अमेंडमेंट आ रहे, ठीक है ना? वोटिंग के स्तर पर भी ऐसी चर्चा हो रही है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू किया जाए, सही रहेगा? भारत में वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है? क्यों कम? लोग अच्छे नेता नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं है। आप बहुत जागरूक हैं, आपके पास बिहार से जाने का पैसा नहीं है कि वोट देके। मैं बहुत जागरूक, मैं आपको बता दूं, मैं जब से समझदार हुआ, वोटिंग राइट मेरे को मिल गया 18 साल में, लेकिन आज तक मैं वोट नहीं दिया। वास्तविकता बता रहा हूं। वहीं पे जाके देना पड़ेगा ना सर, जहाँ पे आप हो। नहीं, इसमें क्या है, आप जहां भी हो वहां दे सकते हो, वहां पे बूथ बनाया जाएगा। देखो, मैं खुद वोट नहीं दिया, और ऐसे बहुत से लोग हैं, क्यों वोट दें भाई? दिक्कत यह है कि आने जाने में जितना खर्च होगा उससे 2 दिन की रोटी चल जाएगी। उस रोटी की गारंटी सरकार लेती नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, ध्यान रखिएगा। हम चुनाव की बात करते हैं, हम कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि जहां पे मेरे को वोट देना है वहां पे जाके मैं वोट दूं, या उतनी सुविधा नहीं है कि जाके वोट दूं। तो ये तो सर हर गांव में ग्रामीण स्कूल में डलती है वोटें। भाई उस गांव के लोग वहीं पे थोड़ी है। मैं यूपी का हूं, तो मैं यूपी से यहाँ पे हूं, तो मैं कैसे जाऊंगा वोट देने? अच्छा, तो सर आप मतलब आपको वोट देना तो आपको यूपी जाना पड़ेगा। हाँ, ओके। जैसे मैंने पहले यही पूछा था,
बिल्कुल भाई, यही चीज तो अगर वही सुविधा मेरे को यहाँ मिल जाए, टिकरी गांव में मिल जाए, मेरे गांव में वोट चल रहा है, मैं वहां पे दे दूंगा। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक में सर ये भी तो है ना, लेन तो अगर पकड़ में सामने से वोट देते हैं। नहीं, वहां पे उस प्रकार से सुरक्षा देना पड़ेगा, हर चीज होना पड़ेगा ना, हर चीज। तो इससे क्या होगा, इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और एक सही तरीके से लोकतंत्र भी आएगा। ध्यान रखिए, क्या आएगा, सही तरीके से लोकतंत्र। गांवों के अधिकांश लोग बाहर रहते हैं, गांव में रहते नहीं, तो कभी कभी गांव के वो ग्राम प्रधान जीत जाते हैं जिनको नहीं जीतना होता है। बाहर रहने वाले लोग जागरूक ज्यादा होते हैं। मान लीजिए वहां पे पढ़े लिखे लोग हैं तो आपस में चर्चा के बोलते नहीं, यार ये आदमी सही नहीं है, देख के आएगा तो काम ही कुछ नहीं हुआ, इसको वोट नहीं देना है। गांव की 10% जनसंख्या ने उसके विरोध में वोट डाला और इधर 30% ने वोट डाला, वो ग्राम प्रधान हार गया, कोई ढंग का है। क्योंकि गांव में ग्राम प्रधान को वोट वही देते हैं जो खाते हैं 90%। ये इसमें सामान्य सी बात है। यहाँ तो इलेक्शन होता है जो पार्षदी का होता है, यहाँ पे शराब पी के वोट देते हैं लोग, अधिकांश लोग। तो इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि एक आर्थिक स्तर पे संपन्न लोग ही बेहतर डेमोक्रेसी ला सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। और आर्थिक स्तर पे जो संपन्न लोग नहीं हैं, वो जब भी वोट डालते हैं तो असुरक्षा में वोट डालते हैं, या तो जातिगत आधार पे डालते हैं और या तो वो इस आधार पे डालते हैं कि मेरे को किसने कितना खिलाया। और इस स्तर पे डेमोक्रेसी में कभी बेहतर लीडर आते नहीं और ना ही लोग सोचते हैं। चलिए यहां पे देखना है ब्रिटिश संसद की तरह तो सरकार का एक विशेष कार्य यहां पे किया गया। तो अब देखिए, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। यहाँ पे कर देते हैं, वहां पे दबाव में रुके थे, अब रुकेंगे। ये संसद चल रही है, ये बता रही नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, और यहाँ पे अलग व्यवस्था, आप कोई रोक के देखे, अब नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गया, खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता से होगा क्या, देखो ब्रिटेन के लोग भी अगर खुली प्रतियोगिता है तो कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। भारत के हमें अच्छा नॉलेज चाहिए ना, कहीं के भी हो। अंग्रेजों ने राज्य किया तो जो आईएएस अधिकारी थे भारत के, वो किसके लिए काम कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए। उनकी क्या गलती थी भाई, जैसा संविधान बन, जैसा कानून बन रहा वैसा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस वाले में से इंडियन भी जा सकते थे। हाँ, खुली प्रतियोगिता वही तो है, खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें ब्रिटेन से भी कोई आएगा, भारत से भी कोई आएगा, तो कुल मिला के एक बेहतर टैलेंट इनको मिलेगा। देखो भारतीयों के द्वारा ही अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, तो जितना टैलेंटेड भारतीय मिलेगा उतना बेहतर शोषण कर पाएंगे। ये समझ पा रहे हैं? जमीनी दिक्कत को पहचानते थे, भारतीय जमीनी दिक्कत को पहचानते थे। हाँ, दिक्कत पहचानने से क्या मतलब है, उनका रूल आएगा उसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें दूसरे का कहना मानना, हम उसके अंडर में है ना, हमें किसी का कहना मानना है। जैसे आज मान लीजिए, आज एक व्यवसायिक युग है, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे होटल के स्तर पे आप होटल के स्तर पे छोड़ दो, मान लीजिए प्राइवेट जो भी स्कूल खुले हुए, यहाँ पे देखते होंगे कुछ लोग अपने बच्चे की फीस नहीं दे पाते, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको पे नहीं कर पाते, तो ऊपर से आदेश आ जाता है कि इसको निकाल दीजिए। तो प्रिंसिपल ने मान लीजिए क्लास टीचर को बोला कि उस बच्चे को मत बैठने देना, उसको अपना निकाल दो जब तक फीस ना आए। क्लास टीचर क्या है, क्लास टीचर की ज्यादा सैलरी नहीं होती, मान लीजिए 20,000, 25,000 या 30,000 होगी, इतना ही है। क्लास टीचर तो दर्द को समझ रही है, इनके जैसा बच्चे, लेकिन क्या कर रही हैं, ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें करना ही है, क्लास टीचर बने रहना है तो। और भारत में गरीबी है, गरीबी की वजह से हाँ बनना है, मैं भी कलेक्टर बन के बैठा, ऐसो आ रहा। सुभाष चंद्र बोस आईएएस हुए थे, उन्होंने छोड़ा, तो एक आध लोग सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, सब तो हो नहीं सकते। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। सर फिर भारतीयों को विधायिका में जगह नहीं दी? नहीं, भारतीयों को यहाँ नहीं, 1857 का विद्रोह होने के बाद दी जाएगी।
1858 के अधिनियम में भी नहीं देंगे। 1858 के अधिनियम में भारतीयों को डराएंगे, ध्यान रखिए, भारतीयों को क्या करेंगे, डराएंगे, और फिर 1858 के बाद से देंगे। किसी कोई बच्चा कैसा भी रिएक्शन कर दिया और उसके रिएक्शन में आके आप अपने पॉलिसी को आप सॉफ्ट करने लगे तो बच्चा समझता है कि साहब डर गए। लेकिन अच्छा गार्जियन कौन होता है कि बच्चे को एक बार आप और डराइए और फिर धीरे धीरे आप कदम पीछे खींचे, चल कोई बात नहीं, इस बार मैं छोड़ देता हूं, तू ऐसे है अच्छा लड़का, ले अच्छा मांग रहा था खाने को, खा ले। लेकिन तुरंत आपने दे दिया तो फिर वो लड़का जाए, ये सब डर गए। ये क्लियर हुआ? ये चीजें ध्यान में रखना। आज इनकी छुट्टी है, हाँ, इसकी जगह पे मतलब संडे को पढ़ाया जाएगा, कल हमने बताया था। यहाँ पे देखिएगा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ कर ही दिया और भारतीय नागरिक भी इसमें आ सकते थे। कौन आ सकते थे? भारतीय। पहला आईएएस कौन बना था? ब्रिटेन में जाके बने थे शायद पहले आईएएस का नाम। क्या हुआ थे सर, मेरे पास याद करिएगा कभी। ठीक है, मेरे ही नाम से बने हुए हैं, ठीक है ना? सत्येंद्रनाथ टैगोर। हाँ, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना? मैं भी उन्हीं को देख के मैं सोचा मेरा भी नाम सत्येंद्र शायद बन जाऊंगी, लेकिन सफल हो नहीं पाया। तो मैं सोचा कि नाम भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? तो भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल देंगे। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तो ये बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, इसने कंपनी के शासन को विस्तार दिया। कंपनी के शासन को क्या किया? विस्तार दिया, विस्तार करेगा। देखो, कंपनी के शासन को क्यों विस्तार करेगा? अब सब मशीनरी इनके पास है, मशीनरी जितना आएगा उतना विस्तार होगा। ये समझ में आ रहा? पार्टी में जितना नेता होंगे उतना पार्टी का विस्तार होगा। नेता ही कम हो रहे हैं तो पार्टी का विस्तार क्या होगा? कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे हैं, उसके नेता उसमें जा रहे हैं, तो उस पार्टी का क्या विस्तार होगा? जिसमें जा रहे हैं उसका विस्तार होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, इसने कंपनी के शासन को विस्तार तो दे ही दिया और इसके साथ जो भारतीय क्षेत्र था इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। मतलब यहाँ पे ये बोल दिया गया कि अब ये सीधे तौर पर इंग्लैंड का जो राजशाही है इंग्लैंड के ताज के अंतर्गत आ जाए। मतलब महारानी का डायरेक्ट नियंत्रण, मतलब सीधा महारानी राज करें, ये अधिकार दे दिया गया। लेकिन इन्होंने अनिश्चित काल तक के छोड़ दिया, अब विद्रोह होगा तब लेंगे। कंपनी से सरकार के हाथ में आ गई। हाँ, यहाँ पे कंपनी से सरकार तो काम कर रही है लेकिन सरकार अभी डायरेक्ट में उस फॉर्म में नहीं आई है। जब डायरेक्ट फॉर्म में आएगी तब देखिएगा इंग्लैंड में ये सारे कार्य चलने लगेंगे। मेरी बात समझे? भारत में कुछ कार्य, फिर कानून के लिए कोई बात सही है कि मतलब गलत है, उसके लिए इंग्लैंड में और भारत में दोनों जगह मुकदमे का अधिकार दिया जाएगा। अगर कम पैसे का या कोई कम घटना का कोई या वहां पे है तो उसके लिए भारत में मुकदमा चल सकता है। बड़ा कोई अमाउंट है या बड़ी कोई घटना है उसके लिए मुकदमा इंग्लैंड में चलेगा। ध्यान रखिएगा, ये भी लोगों को परेशान करने का एक तरीका है। ये बात आप समझ रहे हैं? जैसे छोटी बीमारी है तो टिकरी गांव में आप कराइए इलाज, और बड़ी बीमारी है तो कहां कराइए? एम्स जाओ। तो ये लोगों को परेशान करने का तरीका है कि नहीं? है एक हिसाब से। भाई बड़ी बीमारी है तो तब तो हम और असमर्थ हैं जाने में ना, छोटी के लिए एम्स भेज दो, चलो ठीक है। बस समझ रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लग रहा होगा, तो ये चीजें हो जाती। इंग्लैंड में एक व्यवस्था आई थी कि आपके घर का कोई सदस्य अगर बीमार है तो आपको जाना ही नहीं है, आप डॉक्टर को दे दिए, ये डॉक्टर जहां तक होगा इलाज करा के खुद लाके आपके घर छोड़ देंगे। कितनी अच्छी व्यवस्था है। कोई बीमार हुआ, फोन किए, डॉक्टर आया, ले गया, पूरा इलाज जो जैसे कराना है उनका खर्च करा के लाके आपके घर छोड़ दिए। भाई साहब ठीक हो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्राइवेट है तो एम्बुलेंस को फोन करना पड़ता है, वो छोड़ के नहीं जाएगी, लाना पड़ेगा।
छोड़ के भी चले जाएंगे। पैसा लेती है, इसके साथ जाएंगी, परेशान होंगी, इलाज हो रहा है नहीं, आपको विश्वास भी तो नहीं, वो कहाँ करते हैं। लेकिन वहां पे ऐसा सिस्टम, वहां पे वो सिस्टम था। और यहाँ एम्बुलेंस ऐसे ही लेके चली गई, पता चला पहुंचाने ही नहीं आ रही, नहीं जाएंगे। ठीक है। तो संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी संसद द्वारा अब यहाँ पे कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अब देखिएगा, और पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ से जो बंगाल, यहाँ पे बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, आगरा एक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो प्रांतीय विधान परिषद थी, मतलब यहाँ वहां की परिषद हटा दो, वहां तो थी ही नहीं, यहाँ ये जो संस्था थी, आगरा, बंगाल और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास, बिहार नहीं, बंगाल, मद्रास, बंबई, यहाँ प्रांतीय सरकार, ये ध्यान, प्रांत की सरकार, प्रांतीय सरकार। देखो, इनसे अधिकार छीना गया था, ठीक है ना। अब इनके सदस्यों को यहाँ पे लाया जा रहा है डिस्कशन करने के लिए। इससे क्या होगा कि इनकी समस्याएं क्या हैं यहाँ पे पता चलेगी। जैसे राज्यसभा में भाग लेने वाले लोग राज्यों की समस्याओं को रखते हैं, लोकसभा में बात करने वाले लोग अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, लेकिन वो क्षेत्र की बात उससे कहीं ज्यादा होगी, केंद्रीकृत स्वरूप में होती है। वे जो 6 व्यक्ति थे विधायिका की, जिसमें 4 यहाँ इस क्षेत्र से आ गए। हाँ, वो एक चीज इसीलिए बढ़ रहे हैं, इसी 6 बढ़ा रहे हैं, पर जोड़ेंगे वहां से। यहां तक कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, 4 इनमें से 4 का जो चुनाव था बंगाल, मद्रास, बंबई, आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा यहाँ पे लाए गए, और 6 में से 4 ही है, 2 आपकी एक्स्ट्रा। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे 1858 का पढ़ेंगे, और 1858 में हमें ये देखना है, वहां पे यही देखेंगे 1858 में प्रशासनिक सुधार किया जाता है, छूट कोई नहीं मिलेगी। लेकिन 1861 से देखेंगे राजाओं को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, राजाओं को लाया जाएगा। तो राजाओं को क्यों लाएंगे? क्योंकि ये जो विद्रोह हुआ था, राजा साथ दिए थे, अब आपको हमारे साथ रहना है, वो फ्रंट पे दिखाएंगे। लेकिन ये भी देखिएगा कि उनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, वो रहेंगे, और राजा है, अपना बैठे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? समझ में आया? आज क्या हुआ, टाइम हो गया? ठीक है, आज यहीं तक, बाकी कल देखेंगे। समझ में आया?